फ्रेंड्स, तो आज हम करेंगे क्लास 10 साइंस का चैप्टर 1 केमिस्ट्री का, जो कि है केमिस्ट्री का चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो केमिकल रिएक्शंस क्या होता है? तो केमिकल रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जिसमें कोई ना कोई केमिकल चेंज हो। अभी केमिकल चेंज क्या है? क्लास 9th में हमने केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस के बारे में पढ़ा था कि फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं, केमिकल चेंजेस क्या होते हैं। एक बार उस चीज को दोबारा रिकॉल कर लेते हैं। केमिकल चेंजेस वो चेंजेस होते हैं जिसके अंदर कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो, यानी कोई नया ही सब्सटेंस फॉर्म हो। लेकिन फिजिकल चेंजेस वो चेंजेस होते हैं जिसके अंदर सिर्फ जो है किसी सब्सटेंस की शेप या साइज में कोई चेंज आए, मतलब कोई न्यू सब्सटेंस नहीं फॉर्म हो रहा है, वही सब्सटेंस है। लेकिन केमिकल चेंजेस के अंदर कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है। तो वो रिएक्शंस जिसके अंदर कोई केमिकल चेंज हो वो होते हैं हमारी केमिकल रिएक्शंस, यानी कि वो रिएक्शन जिसके अंदर कोई ना कोई न्यू सब्सटेंस नई प्रॉपर्टीज के साथ फॉर्म हो, तो उसे हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शंस। द रिएक्शंस in which new substances with new properties are formed. जैसे अगर हम एक केमिकल रिएक्शन देखें तो मैग्नीशियम रिबन को जब हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं, ये हीट का साइन होता है, जब हम बर्न करते हैं तो हमें देता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, मिलता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला है MgO, ये मैग्नीशियम एंड ये ऑक्सीजन। ये जब हमें कोई रिएक्शन के अंदर जो है कोई नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, जैसे ये सब्सटेंस अलग था मैग्नीशियम ऑक्सीजन, लेकिन इनको जोड़ के एक नया सब्सटेंस बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, अब इसके बारे में केमिकल रिएक्शन पढ़ी हमने, तो केमिकल इक्वेशन भी होती है, केमिकल इक्वेशन होती है या वर्ड इक्वेशन होती है। ये क्या है? बहुत ही सिंपल है। केमिकल इक्वेशन तो यही है हमारी, ये केमिकल इक्वेशन है तो केमिकल रिएक्शन ना कि कोई भी केमिकल रिएक्शन को जब हम सिंबल और फॉर्मूले के उसमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो हमारी होती है केमिकल इक्वेशन। जैसे हमने बोला कि मैग्नीशियम जो है इसके साथ ऑक्सीजन के साथ बर्न कर रही है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, पता है हमें केमिकल रिएक्शन है। बट जब हम इनको मैग्नीशियम को उसके सिंबल के हिसाब से, ऑक्सीजन को उसके सिंबल के हिसाब से, और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है उसका फॉर्मूला लिखेंगे, एक तरह से शॉर्ट तरीके में जब उसको लिखेंगे फॉर्मूले के हेल्प से, तो उसको हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। इसको इंफॉर्मेटिव और ज्यादा भी हम बना सकते हैं कि अगर कोई हमें हीट का दिखाना है तो हम ये डेल्टा का साइन लगा दें, ठीक है, और जो हमें कोई भी और चीज दिखाना है कि हीट इवॉल्व हो रही है तो हम ये वाला साइन दिखाते हैं, जो हमारे जो गैस इवॉल्व हो रही है उसमें हम ये वाला साइन दिखाते हैं। ऐसे कुछ साइन होते हैं स्टेट के हमारे होते हैं। जैसे अगर मैंने मैग्नीशियम का अगर हमें लिखना है, सॉलिड लिखना है, तो सॉलिड ऐसे S लिख सकते हैं हम ब्रैकेट में। गैस के लिए हम ऐसे G लिख सकते हैं। एक्वस फॉर्म के लिए, यानी कि वाटर के अंदर जो सोल्यूशन होता है उसको एक्वस बोलते हैं। अगर कोई चीज हम रिएक्ट कर रहे हैं वो वाटर सोल्यूशन है, यानी कि वो एक्वस फॉर्म में है, तो हम उसको लिखते हैं AQ, एक्वस। लिक्विड को हम लिखते हैं L। कि ये चीजें हम इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं किसी भी केमिकल इक्वेशन को। अब केमिकल इक्वेशन हमने देख ली, रिएक्शन देख ली, लेकिन ये वर्ड इक्वेशन क्या है? पता, नाम से पता चल रहा है। वर्ड्स में जब हम करें, हमने अभी तो सिंबल फॉर्मूले लिखे थे, बट हम सिंबल फॉर्मूले की जगह अगर हम लिखे मैग्नीशियम, हमने लिखा मैग्नीशियम प्लस में हमने लिख दिया ऑक्सीजन, मैग्नीशियम प्लस में ऑक्सीजन लिख दिया और हमने लिख दिया मैग्नीशियम ऑक्साइड, मतलब पूरे वर्ड्स में हम इनको लिख रहे हैं, वो हमारी वर्ड इक्वेशन होती है। केमिकल रिएक्शन जिसमें कोई केमिकल चेंज हो। केमिकल इक्वेशन जब हम किसी केमिकल रिएक्शन को फॉर्मूलेस के सिंबल्स की हेल्प से रिप्रेजेंट करें, वो होती है केमिकल इक्वेशन। उसको इंफॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं वो हमने देख लिया। फिर अगर हम वर्ड इक्वेशन की बात करें, वर्ड इक्वेशन जब हम वर्ड्स लिखते हैं, फॉर्मूले की जगह जब हम डायरेक्ट वर्ड्स लिखते हैं, जैसे मैग्नीशियम का नाम लिखा हमने पूरा, ऑक्सीजन का पूरा नाम लिखा हमने, सिर्फ O2 पे नहीं छोड़ा हमने, तो वो होता है हमारा मैग्नीशियम, वो हमारा हो जाता है वर्ड इक्वेशन। वो यही रिएक्शन, इस मैग्नीशियम ऑक्साइड वाली रिएक्शन को ही हमने दोनों तरीके से लिख के देख लिया, वर्ड इक्वेशन और केमिकल इक्वेशन। बाकी हमने ये भी देख लिया कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। अब केमिकल रिएक्शन के अंदर कुछ चीजों का हमें ध्यान रखना होता है कि क्या दो टाइप है इनके, तो दो पार्ट है केमिकल रिएक्शन के, तो आगे फर्दर टाइप है जो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, पार्ट नंबर 1 है। तो अगर हम इसमें देखें, केमिकल रिएक्शन के दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट होता है रिएक्टेंट, नेक्स्ट होता है प्रोडक्ट।
अब रिएक्टेंट भले ही हमें अगर केमिस्ट्री में इतनी वो नहीं है, चलो नहीं पढ़ा हमने कहते, लेकिन प्रोडक्ट तो हम डेली लाइफ में देख रहे हैं ना। कोई जब हम कोई चीज बना रहे हैं, जो नया जो रिजल्ट जो निकला, हम उसको बोल देते हैं कि ये तो प्रोडक्ट है इस चीज का, इस चीज का रिजल्ट है, वो जाता है हमारा प्रोडक्ट, है ना। रिएक्टेंट क्या होता है? अब रिएक्टेंट जो सब्सटेंस रिएक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, जो सब्सटेंस रिएक्ट कर रहे हैं ना कोई नया सब्सटेंस बनाने के लिए, वो हमारे होते हैं रिएक्टेंट्स। बट प्रोडक्ट क्या होते हैं? जो नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है वो प्रोडक्ट है। यही मैग्नीशियम ऑक्सीजन वाली रिएक्शन लेके चलेंगे हम। मैग्नीशियम जो है वो हमारा रिएक्टेंट है, उसके साथ ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन भी रिएक्टेंट है, दोनों ही रिएक्टेंट है, मैग्नीशियम भी ऑक्सीजन भी। बट जो नया सब्सटेंस बना, क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये रिजल्ट है ना इसका रिएक्शन का। तो ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो हमारा है प्रोडक्ट। क्या ऐसे ही कोई और रिएक्शन दिखेगी, जो हाइड्रोजन है वो हमारा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो ये दोनों रिएक्टेंट हो गई। बट जो नया सब्सटेंस बना, हाइड्रोजन H2O जो बना, वो वाटर है, वाटर जो बना वो हमारा है प्रोडक्ट। अब ये ऐसे जो फॉर्मूले उनको लर्न करने की बिल्कुल भी वो नहीं है कि कैसे लर्न होंगी। जब जैसे जैसे हम इक्वेशन लिखते जाएंगे, नई कोई रिएक्शंस पढ़ते जाएंगे, वो वैसे वैसे याद होते जाएंगे। क्या और नहीं भी होते तो वैलेंसी से हमको देख भी सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं कि मेरा डाउट है कि फॉर्मूला गलत है हमारा, तो वो वैलेंसी से भी कर सकते हैं। आगे चैप्टर में वो भी आ जाएगी। बाकी 9th में तो पढ़ी ही है वैलेंसी के बारे में कि कैसे फॉर्मूले बनते हैं, आया था 9th क्लास में। अब रिएक्टेंट प्रोडक्ट का पढ़ लिया। अब एक चीज आती है कि जो केमिकल रिएक्शंस है ना, जो इक्वेशन लिखते हैं, कोई भी सब्सटेंस जो रिएक्टेंट साइड था, वो सब्सटेंस कभी भी प्रोडक्ट साइड में डिसअपीयर नहीं होगा। जैसे हमने कोई सब्जी बनाई हुई, अब हमने उस सब्जी में हमने टोमेटो भी डाले थे, हमने उसमें शिमला मिर्च भी डाली थी, टोमेटो डाली थी, हमने शिमला मिर्च डाली थी, हमने दोनों चीजें डाली थी। वैसा तो नहीं है जो हमारी सब्जी जब बन जाएगी तो उसमें से हमारी जो ये शिमला मिर्च है वो गायब हो जाएगी, या हमारे जो टोमेटोज है वो गायब हो जाएंगे। ऐसा तो नहीं होता ना। जो चीज हमने लगाई थी उसमें, जो चीज हमने रिएक्टेंट साइड में थी, वही प्रोडक्ट में आएगा, है ना। तो ऐसा ही हमारे इक्वेशंस में होता है। अब ये जो रिएक्शन थी हमारी मैग्नीशियम वाली, अगर हम मैग्नीशियम को रिएक्ट कर रहे हैं ना ऑक्सीजन के साथ, तो दूसरी साइड भी हमारा मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों एलिमेंट होंगे, दोनों एलिमेंट हमारे होंगे, इनमें से कोई भी गायब नहीं होगा। ये ना तो इधर साइड कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट होगा कि भाई डिसअपीयर हो गया उधर साइड, ऐसा कुछ नहीं होता। जो इस साइड थे रिएक्टेंट साइड, वही प्रोडक्ट साइड रहेंगे। इससे बहुत हेल्प होती है केमिकल जो है हमें ये पता लगाने में कि ये सब्सटेंस जो है आपस में रिएक्ट करके क्या फॉर्म करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि और कोई तो आ नहीं जाएगा। अभी यहाँ पे नहीं है मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ कार्बन, तो क्या यहाँ पे कार्बन आ जाएगा? ऐसे कैसे आ सकता है? मतलब ऐसा नहीं होगा कि कोई भी चीज रिएक्टेंट साइड में तो है लेकिन वो प्रोडक्ट साइड में नहीं है। कोई भी एलिमेंट जो है वो बनता नहीं है केमिकल रिएक्शन के अंदर कि नया ही कोई फॉर्म हो जाएगा। जो एलिमेंट्स थे ना उनको ही रिएक्ट करके सब्सटेंस फॉर्म होगा, और उसमें दोनों एलिमेंट प्रेजेंट होंगे उस सब्सटेंस के अंदर जो भी फॉर्म हो रहा है, जो प्रोडक्ट हमारा फॉर्म हो रहा है। अब केमिकल रिएक्शंस को ना पता करने के कुछ तरीके होते हैं कि हमारी केमिकल रिएक्शन जो है यहाँ पर हुई है, ठीक है। उसके तरीकों में हमारे अभी 4 तरीके हमने देखे हैं। उसके पहला जो है हमारा है वो इवोल्यूशन ऑफ गैस। फर्स्ट वन क्या है कि आइडेंटिफाई कैसे करें कि कोई केमिकल रिएक्शन हुई है। तो उसमें हम देखते हैं कि इवोल्यूशन ऑफ गैस। अब इवोल्यूशन ऑफ गैस क्या होता है? इवोल्यूशन यानी कि बाहर निकलना, इवोल्यूशन इवॉल्व होना, ठीक है। जैसे कोई रिएक्शन हम करें तो उसमें गैस जो है वो इवॉल्व हो जाए, उसको हम बोलते हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस। जैसे एक रिएक्शन एग्जांपल देखें हम कि जिंक है, जिंक मेटल है, उसको हमने सल्फ्यूरिक एसिड जो कि H2SO4 होता है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, उसके साथ जब हम रिएक्ट करेंगे तो बनेगा ZnSO4 यानी कि जिंक सल्फेट, और हाइड्रोजन जो गैस है वो हमारी इवॉल्व हो जाएगी। अभी इवॉल्व का साइन आया था, अभी क्या था साइन इवोल्यूशन ऑफ गैस का? ये ऊपर की तरफ एरो, ये होता है हमारा इवोल्यूशन ऑफ गैस का साइन। ये हमने रिएक्शन का एग्जांपल देख लिया कि इवोल्यूशन ऑफ गैस जो है कैसे और क्यों, मतलब कैसे हो रही है। कि अब जब भी जैसे हम देखें ना क्या गैस इवॉल्व हो रही है, हमें पता चल गया कि हाँ जो है केमिकल रिएक्शन हुई है। लैब में कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, कर दिया धमाका, कोई गैस इवॉल्व हो गई, हाँ केमिकल रिएक्शन करी है हमने, ठीक है। नेक्स्ट होता है चेंज इन टेम्परेचर। जब हम रिएक्शन करते हैं ना, हमें कई बार हीट देने की नीड पड़ जाती है, तो वो उससे जो है टेम्परेचर में इफेक्ट पड़ता है। तो चेंज इन टेम्परेचर भी इसका एग्जांपल है कि हम कैसे आइडेंटिफाई करें किसी भी रिएक्शन को, ठीक है। चेंज इन टेम्परेचर, जैसे अगर हमने कोई रिएक्शन कर रहे थे, हम जिस बीकर में हम उसको टच करें वो हीट, हमें गर्म लग रहा है वो बीकर,
ठीक है, तो उससे हमें हो जाता है कि हाँ ये जो है चेंज हो रहा है, किसी चीज उस चीज में टेम्परेचर में चेंज हो रहा है हीट की वजह से। अब आगे अगर हम देखें तो एक होता है चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट, स्टेट यानी लिक्विड से सॉलिड वगैरह। अभी हमने देखा था ना कि मैग्नीशियम एक सॉलिड है, मैग्नीशियम रिबन को हम बर्न कर रहे हैं, ऑक्सीजन एक गैस है, तो जैसे हमने उनको फॉर्म किया मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया जो कि पाउडर फॉर्म में होता है ना। एक सॉलिड था एक गैस था, लेकिन बना क्या, सॉलिड। अब बात करें कार्बन ऑक्सीजन की, उसमें भी ऐसा ही था। जिंक की बात करें, एक मेटल था, सॉलिड था। H2SO4 जो एक्वस सॉल्यूशन होता है, एक्वस यानी वाटर के उसमें डिल्यूट सॉल्यूशन होता है, तो उसको अगर हम जब ऐड करते हैं जिंक में तो जिंक सल्फेट और साथ में बनता है हाइड्रोजन गैस। तो चेंज इन स्टेट वो होती रहती है रिएक्शन के अंदर। कलर भी चेंज होता आता है कई बार कि हमने कोई रिएक्टेंट का कुछ कलर था, लेकिन जैसे वो रिएक्शन हुई उसका कलर जो है चेंज हो गया। ऐसे भी एग्जांपल देखने को मिलते हैं। बाकी एक और अगर हम थोड़ी उसकी और नॉलेज में जाए तो एक और हमारा आइडेंटिफिकेशन का तरीका होता है जो कि एनसीईआरटी में 4 दिए गए हैं, बट एक और हम देख सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, क्योंकि चैप्टर में बहुत जगह आएगा, इसके बेस पे टाइप ऑफ रिएक्शन भी आएगी। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट क्या होता है, प्रेसिपिटेट यानी कि झाग, प्रेसिपिटेट एक तरह से जो सॉलिड सब्सटेंस बच जाता है केमिकल रिएक्शन में नीचे होता है प्रेसिपिटेट। जब हम लैब में रिएक्शन वगैरह करेंगे ना तो उसमें दिख जाएगा कि हाँ ये सब्सटेंस नीचे बचा है, ये प्रेसिपिटेट है। कई बार व्हाइट होता है, कभी किसी कलर का होता है, ग्रीन होता है, किसी कलर का होता है, वो दिख जाता है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। वो जब हम देखेंगे ना तो ही हम ज़्यादातर उसको अच्छे से कर पाएंगे। फिर जिसमें प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन होती है उस रिएक्शन को प्रेसिपिटेट रिएक्शन बोल देते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोल देते हैं। वो रिएक्शन आगे आएगी। टाइप्स ऑफ रिएक्शन अगले पार्ट में करेंगे, पार्ट 2 में। अभी जो है 2 टाइप आएंगे इसमें, चेंज इन टेम्परेचर के बेस पे, यानी कि हीट इवोल्यूशन के बेस पे, कि हीट इवॉल्व हो रही है या हीट यूज हो रही है, इसके बेस पे ना 2 टाइप होते हैं। पहला होता है एक्सोथर्मिक, होता है एक्सोथर्मिक। दूसरा होता है एंडोथर्मिक। पहले मैंने ये चीज लिखी है, एक्सोथर्मिक के बारे में पहले पूरा पढ़ लिया हम। एक्सोथर्मिक क्या होता है, एक्सो का मतलब है यहाँ एग्जिट, एक्सो का क्या मतलब है, एग्जिट, यानी कि हीट जो है वो बाहर निकल रही है, रिलीज हो रही है। ठीक है, एक्सो यानी कि हीट रिलीज हो रही है, एग्जिट हो रही है। अगर हम आगे देखें थर्मिक, थर्मल जो हम पढ़ते हैं, हीट की बात हो रही है। थर्मल जब भी आ जाए वर्ड उसका मतलब जो हीट से ही है। ठीक है, थर्मल का मतलब हीट से होता है। बाकी रिलीज हीट, जिस रिएक्शन में हीट जो है वो रिलीज हो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे कि जब हम कार्बन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करें तो CO2 साथ में हीट एनर्जी निकलती है। अभी रिएक्शन में ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि जो है हीट एनर्जी जब हम शो करते हैं ना तो रिएक्शन में हम ऐसे लिख देते हैं प्लस हीट या प्लस हीट एनर्जी। किस साइड लिखेंगे, हीट जो है वो निकल रही है ना, तो ये सब सांसो हो रहे थे, हमने हीट दी थोड़ी ना है, तो इस साइड नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे इस साइड, प्रोडक्ट साइड। एक चीज को देख लेते हैं, क्यों नहीं लिखना इस साइड, क्योंकि जो है हमने हीट दी थोड़ी ना है रिएक्शन के अंदर, हीट तो इवॉल्व हो रही है ना। या फिर अगर हमने दी भी है तो यहाँ पे ज्यादा अमाउंट है। कोई रिएक्शन ऐसी भी हो सकती है कि हमने हीट इधर दी तो है लेकिन फिर भी वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्यों, क्योंकि हीट ज्यादा इवॉल्व हो रही है, भाई बाहर ज्यादा निकल रही है। क्या जैसे अब इस साइड हम देखें, इस साइड कोई मतलब नहीं है लिखने का कि हम प्लस हीट लिखें, हीट थोड़ी ना दी है हमने इस साइड की, रिएक्शन को करने के लिए हमने बर्न थोड़ी ना किया है उसको, हमने जो है कार्बन और ऑक्सीजन को रिएक्ट किया CO2 बनाने के लिए। जो हीट जो है ना इधर, इधर जो हीट है वो बाहर निकल रही है हीट, तो इसलिए हम प्रोडक्ट साइड में लिखेंगे इस हीट एनर्जी को। तो यह रिएक्शन ऐसी भी हो सकती है कि हमने इधर हीट दी है, हमने बर्न किया है इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, लेकिन जो इधर हीट है ना वो ज्यादा है, तो इसलिए जो है हम ये बोल देते हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कई बार इस चीज में कंफ्यूजन हो जाती है कि हमने तो इसमें हीट दी थी, लेकिन ये रिएक्शन जो एक्सोथर्मिक क्यों है। वो इसलिए होती है क्योंकि इस साइड जो हीट देने की, हीट जो अमाउंट थी हीट की वो बहुत कम थी एज कंपेयर टू जो हीट इवॉल्व हुई है, जो हीट निकली है उसके कंपेरिजन में। ठीक है, अब जैसे मैग्नीशियम की बात करें, हम मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को जब हम उसमें तो हीट दे रहे हैं हम, है ना। अब ज्यादातर जो हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती हैं वो यही हो जाती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है वो ज्यादातर, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। वो आगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी आएंगे, भी टाइप्स पढ़े नहीं है, आगे रिलेट करते चलो वो चीजों को। जो वर्ड्स आ रहे हैं कुछ नए वर्ड्स होंगे कि हाँ ये तो समझ नहीं आ रहे, 10th क्लास है, नया सिलेबस है, नई चीजें हैं, धीरे धीरे जैसे जैसे आगे आगे जाते जाएंगे नई नई चीजें जो दिमाग में बैठती जाएंगी।
इजी है, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। फर्स्ट चैप्टर में टाइप्स हैं बस रिएक्शन के। पहले तो बेसिक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया, रिएक्शंस क्या होती हैं, उनमें कैसे हम पता लगाएं कोई रिएक्शन हुई है, रिएक्शन के पार्ट्स कौन कौन से हैं, वो चीज़ें देखी हैं अभी तक तो सिर्फ। अब एक चीज़ पे बढ़े आगे, एंडोथर्मिक था। एंडोथर्मिक जस्ट इसका अपोजिट है, ठीक। उसमें इसमें रिलीज हो रही है, एग्जिट हो रही है, लेकिन उसके अंदर क्या होता है, उसमें एनर्जी जो है यूज होती है, यानी कि अब्जॉर्ब होती है। यानी किसी सब्सटेंस को हमें मान लो ब्रेक करना है, उसको हम हीट देते हैं ब्रेक करने के लिए। जैसे जो हमारा सिल्वर क्लोराइड होता है हमारा AgCl, उसको जब हम हीट देते हैं ना, तो हमारा सिल्वर प्लस में क्लोरीन हमारा फॉर्म कर लेता है। अब ठीक है, जो ये हीट है ना, ये हीट, ये डेल्टा होता है साइन, जैसे हम हीट को शो करते हैं। बट हम यहाँ लिख भी सकते हैं, AgCl के साथ हम प्लस में हीट लिख सकते हैं, प्लस हीट एनर्जी। ठीक है, वही बात होगी, हीट इधर यूज दे रही है ना रिएक्शन में, तो वो रिएक्टेंट साइड में लिखेंगे। बट जब हीट निकल रही है तो वो प्रोडक्ट साइड में लिखेंगे, प्रोडक्ट के साथ हीट भी निकल रही है ना, तो वो प्रोडक्ट साइड में लिखते हैं। सिंपल है ये चीज बहुत। कैसे लिखें, किस चीज को कैसे लिखें, कैसे रिएक्शन बनाएं, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। जब जब रिएक्शन पढ़ते जाएंगे, आगे आगे इक्वेशंस पढ़ेंगे, फॉर्मूले खुद ब खुद याद होते चले जाएंगे। ये नहीं है कि बिल्कुल उस पे ही छोड़ देना है। जैसे जैसे नई रिएक्शन पढ़ते हैं ना, फॉर्मूले को अलग पेज पे लिखो, उनको रोज उनके गो थ्रू हो कि हाँ ये फॉर्मूले हैं, उनको पढ़ना है। अगर नहीं आ रहा है ना कोई फॉर्मूला दिमाग में, जब तुमने याद किए तो दिमाग में फॉर्मूला नहीं आ रहा है, एग्जाम हॉल में बैठे हैं, टेस्ट में बैठे हैं, फॉर्मूला ही हम गायब हो गया, हमें कंफ्यूजन है कि यहाँ 3 आएगा, 4 आएगा, 2 आएगा फॉर्मूले के अंदर, तो कैसे लिखें। वैलेंसी चेक कर लो, 9th में आए थे फॉर्मूले बनाने, वैलेंसी चेक कर लो कि ऐसे आएगा इसमें। तो अभी एक बार उसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं हम। एल्यूमिनियम जो होता है उस पर 3+ चार्ज होता है। ऑक्सीजन पे हमारा 2- चार्ज होता है। एल्यूमिनियम हमारा मेटल है, ये हमारा नॉन मेटल है, गैस है एक। ठीक है, जब हम इसको रिएक्ट करें एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन को, क्या फॉर्म होगा, ये देखना है ना। जब हमने रिएक्ट वो की थी, इसकी तो हमारी वैलेंसी 3 है, इसकी 2 है। क्या होता है फॉर्मूले जब हम बनाते हैं, इसके जो चार्ज होते हैं ना वो उल्टे चले जाते हैं, ऐसा ही होता है ना। तो Al के साथ तो 2 लग जाता है, और जो ऑक्सीजन है उसके साथ यहाँ 3 था, एल्यूमिनियम के साथ, तो ऑक्सीजन के साथ 3 लग जाएगा, फॉर्मूला बन गया Al2O3। कुछ नहीं था, हमने वैलेंसी की जो वैलेंसी थी, चार्ज था, वही तो हमने पॉजिट कर दिया ना फॉर्मूले के अंदर, वही चीज करनी थी। क्योंकि एल्यूमिनियम अपने इलेक्ट्रॉन्स उसको दे रहा है ना, प्लस एल्यूमिनियम की टेंडेंसी वही है कि वो रिएक्शन के अपने जो किसी को फॉर्म करने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन्स दे ना। तो यही चीज देख के हमें वहां पे कर लेना है। जो चार्जेस होते हैं ना, वो चार्जेस अपोजिट चले जाते हैं। 9th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा इन चीजों के बारे में हमने, नहीं कंसेप्ट याद रहता है तो उसको दोबारा रिपीट करते चलो, अगली क्लास में रिलेट करते हुए चलो, अपने आप याद रहता चला जाएगा। और फॉर्मूले की तरह कोई डिफिकल्ट नहीं आएंगे, कि बहुत बड़े फॉर्मूले नहीं होंगे, इजी ही फॉर्मूले हमारे आगे चलेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर की चीज जो है, इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बैलेंसिंग इक्वेशन। बैलेंस इक्वेशन को कैसे करें, अगर बैलेंसिंग नहीं हुई ना इक्वेशन तो प्रॉब्लम है भाई। बैलेंसिंग इक्वेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, बैलेंसिंग क्यों करनी है हमें, जैसे हम लिख रहे थे अब तक मैंने बैलेंस नहीं की कोई इक्वेशन, हमने सिंपल लिखी, कोई इक्वेशन हमने बैलेंस नहीं की। बैलेंसिंग का क्या मतलब है कि जितने ही इस साइड हमारे एलिमेंट थे, जैसे मैग्नीशियम अगर एक था ना, एक एलिमेंट था इसका, अगर एक एटम था, तो ऑक्सीजन का भी एक 2 थे, और इधर जो है हमारे MgO थे, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसमें तो मैग्नीशियम एक है, इधर भी एक है, ठीक है, बट यहाँ ऑक्सीजन 2 है और यहाँ ऑक्सीजन 1 है, ये अनबैलेंस्ड है या स्केलेटल इक्वेशन है। जब यहाँ इक्वल हो जाएंगे ना, कि यहाँ जितने यहाँ है उतने यहाँ होंगे एलिमेंट, नंबर ऑफ जो है, ये यहाँ 2 है ना, तो यहाँ भी 2 ही होंगे जब ऑक्सीजन, तब हमारी इक्वेशन है बैलेंस होगी। ठीक है, इसका तरीका होता है। अब इसको करते क्यों है, क्यों करना है हमें, फिर वही क्लास 9th की बात आ गई, बार बार क्लास 9th की बात आ रही है, क्योंकि बेस तो वहीं से बना है, आएगी वो चीजें। अगर नहीं भी की है ना, अगर क्लास 9 में ढंग से नहीं भी हो पाया, तो अभी भी अगर हम ढंग से साथ साथ चीजों को लेके चले ना, तो हो जाएगा वो। जैसे हमने एक लॉ पढ़ी थी कि कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये लॉ क्या कहता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor destroyed in any chemical reaction,
कि किस चीज का जो वजन था ना पहले, जो मास था वही मास रहेगा, ना तो क्रिएट हो सकता ना वो डिस्ट्रॉय हो सकता कि पहले कम था बढ़ गया। अब जब वही सब्जी वाला एग्जांपल ले लेते हैं हम कि पहले जब हमने कोई बनाई थी सब्जी, कोई जितने अमाउंट में हमने, अगर 1 किलो उसमें अगर हमने पोटैटो डाले थे तो वो सब्जी में भी 1 किलो ही होंगे, वो चेंज तो नहीं होंगे। मास तो ना तो क्रिएट होता ना ही वो डिस्ट्रॉय होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर। ठीक है, वैसे ही अब इसी को मेंटेन करने के लिए, लो ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को मेंटेन करने के लिए ही हम इक्वेशंस को जो है बैलेंस करते हैं। वो कैसे करते हैं, इनकी भी बहुत ट्रिक्स होती हैं। इनकी ट्रिक्स के अंदर ना ही जाओ तो बेहतर है, ट्रिक्स हैं, बट जो चीज वो है ना कि कैसे, जो असली जो तरीका है उसमें जाएंगे तो वो और इजी रहेगा हमारे लिए। बैलेंसिंग कैसे करें, सिंपल से सिंपल रिएक्शन को लेके चलेंगे, बैलेंस करते चले जाएंगे। बस इसमें एक ही टॉपिक रह गया हमारा, बैलेंसिंग इक्वेशन का। बैलेंसिंग आ गई ना तो आगे जो रिएक्शंस आएंगी ना हमें बैलेंस करके वो लिखनी पड़ेंगी। बैलेंसिंग आ गई तो हमें आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर अभी हमने बैलेंसिंग सीख ली। तो बैलेंसिंग की बात करें, बैलेंसिंग में हम वही रिएक्शन अब तक जो लेके चल रहे थे, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन वाली, वही लेके चलते हैं। अभी हम नई चीज सीख रहे हैं ना तो थोड़ा लंबा हम इस चीज को लेके चलेंगे। हम सिंपल इसको कर सकते हैं, जो एक्सपर्ट हो चुका होगा ना बैलेंसिंग करने में वो सिंपल ऐसे ही वो लगा देगा कि यहाँ 2 लगाया, यहाँ 3 लगाया, ऐसे करके हमारी जो है बैलेंस हो जाएगी। बट स्टार्टिंग में हमें जो है ये चीजें लिखनी पड़ती हैं कि कैसे इस रिएक्टेंट साइड में जो है ऐसे लिखेंगे हम इनको कि रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं। इधर लिख देते हैं मैग्नीशियम हमारा, कितने मैग्नीशियम है इधर रिएक्टेंट साइड में, कितने मैग्नीशियम है 1, 0 तो नहीं है ना, 1 है। इधर मैग्नीशियम कितने हैं 1, चलो भाई ये तो बैलेंस है। ऑक्सीजन की बात करते हैं, ये ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन कितने हैं हमारे 2 हैं इधर, ऑक्सीजन कितना है 1, ये तो अनबैलेंस हो गया। या तो यहाँ भी 1 होना चाहिए था या 2 होना चाहिए था। अब इसको कम तो कर नहीं सकते हम, एक चीज हम कर सकते हैं, हम क्या करते हैं, हम जो है कोई ना कोई नंबर ऐड उसमें जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं। फॉर्मूले के अंदर या प्रोडक्ट के अंदर, ये जो रिएक्टेंट है उसके अंदर हम जो है कोई भी नंबर मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिससे पूरा फॉर्मूला ही चेंज होता है। कभी भी ये नहीं होगा कि जैसे अगर हमने ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है, अगर हमने यहाँ 3 लगाया है ना तो वो Mg के साथ भी 3 है, ऑक्सीजन के साथ भी 3 है। और अगर ऑक्सीजन जो है यहाँ पर मान लो 2 है, MgO2 अगर फॉर्मूला होता है, ऐसा होता नहीं है, लेकिन अगर मैग्नीशियम इसका फॉर्मूला अगर MgO2 होता ना तो यहाँ 3, तो ये मैग्नीशियम तो 3 रहते क्योंकि यहाँ 1 ही है, 1 ही है, नहीं है कुछ मतलब 1 है ना। यहाँ 2 है तो ये 2 जो है ना वो 3 के साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी कि 3 × 2 6, यानी कि जो ऑक्सीजन है ना इस साइड वो 6 है। ठीक है, ऐसे और एग्जांपल लेकर हम CO2 का ले, अगर CO2 क्या आ गया, हमें किसी रिएक्शन में अगर 5 लगाना पड़ रहा है तो कार्बन जो है वो तो हमारे 5 है, लेकिन जो ऑक्सीजन है तो 5 × 2 वो 10 है। ठीक है, ऐसे होता है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं Al2O3 का, इसके अगर हमें 6 लगाना पड़ रहा है तो एल्यूमिनियम कितने हुए 6 × 2 12, एंड ऑक्सीजन कितने होंगे 6 × 3 18, ऑक्सीजन 18 और एल्यूमिनियम हमारे 12। इस हिसाब से हमें देखना होता है। ठीक है, और अब देखते हैं हम कैसे बैलेंस करें इस इक्वेशन को, क्या कर सकते हैं हम ऐसा। पहले तो हम ऑक्सीजन देख लेते हैं, इधर 2 ऑक्सीजन है, हमें इधर 2 चाहिए। ये नहीं है कि हम यहाँ पे 2 लगा देंगे, फॉर्मूला थोड़ी ना हम चेंज कर सकते हैं, फॉर्मूला नहीं चेंज कर सकते हम, बट यहाँ मल्टीप्लाई में तो कुछ लगा सकते हैं ना। इधर 2 है, हमें इधर भी 2 चाहिए ऑक्सीजन, तो क्यों हम 3 4 पे जाएंगे या 5 पे जाएंगे, जब हमें चाहिए 2 तो यार 2 लगा लेते हैं। लगा दिया हमने आगे 2, यहाँ 2 नहीं लगा सकते बीच में, पूरे फॉर्मूले के आगे ही लगेगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड एक चीज है ना, पूरा एक कंपाउंड है तो उसके आगे ही लगेगा वो। 2 लग गया, 2 मैग्नीशियम हो गए। अब इधर देखो यहाँ क्या हो गया, 2 मैग्नीशियम हो गए, प्रोडक्ट साइड में मैग्नीशियम भी हमारे 2 हो गए और बाकी ऑक्सीजन जो है वो भी 2 हो गए। बट एक चीज तो गड़बड़ा गई, ये तो क्या हो गया, हमने ऑक्सीजन को बैलेंस करने के चक्कर में मैग्नीशियम को अनबैलेंस कर दिया। मैग्नीशियम तो इधर 2 है, इधर 1 है, इधर लगा देते हैं अभी 2। अगर इधर 2 लगा दिया हमने, बहुत हमारे लिए भी 2 चाहिए ही होगी ना बैलेंस की। मैग्नीशियम प्रोडक्ट इसमें भी मैग्नीशियम 2 है, इधर मैग्नीशियम 2 है, ऑक्सीजन इधर भी 2 है, ऑक्सीजन इधर भी 2 है, हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई। अभी मैंने ये लिख के दिखाया है पूरा का पूरा कि ऐसे होगा, ये सारे टीचर्स भी स्कूल में बोले कि अभी स्टार्टिंग में तुम्हें ऐसे ही पूरा लिख के करना है। बट जब हम कोई एग्जाम में जब हम रिएक्शन वगैरह लिखते हैं ना तो उसमें पूरा हमें शो नहीं करना पड़ता कि बैलेंसिंग हमने ऐसे ऐसे की है,
और डायरेक्ट हम यहाँ पे शो कर सकते हैं कि भाई हमें तो बैलेंस आती थी, या कई बार तो देखते देखते में लर्न हो जाते हैं कि यहाँ 2 आएगा, यहाँ भी 2 आएगा। डायरेक्ट हम लिख सकते हैं ऐसे ही देख के इक्वेशन को। अब तक हमने लिखे थे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, बट हम ऐसे ही चलेंगे अब, ताकि हमारा फ्लो बनता जाए रिएक्शन को बैलेंस करने में। एक और कोई रिएक्शन देख लेते हैं। यही है कि जो मीथेन है CH4 प्लस में ऑक्सीजन CO2 और H2O फॉर्म कर रहा है। CH4 प्लस ऑक्सीजन जो है वो क्या फॉर्म कर रहा है, CO2 और H2। ये वाली एक रिएक्शन दे दी, हमें बैलेंस करनी है। कैसे करेंगे, पहले देखते हैं एलिमेंट कौन से किस साइड कितने हैं। यहाँ कार्बन है हमारा, कार्बन इधर भी एक कार्बन है, ठीक है, कार्बन तो बैलेंस है। अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन यहाँ तो 4 है, यहाँ 4 हाइड्रोजन है ना, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है सिर्फ, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ ज्यादा है, इसको कम नहीं कर सकते हम इधर तो 2 लगा सकते हैं ना, 2 × 2 4 हो जाएंगे, इधर 2 लगा लेते हैं हम पहले ही, ऑक्सीजन को बाद में देखेंगे, पहले यहाँ 2 लगा लो। हाइड्रोजन इधर भी 4 हो गए, हाइड्रोजन इधर भी 4 हो गए, कार्बन तो एक था ही, कार्बन इधर एक है ही। ऑक्सीजन की बात करें अगर हम, ऑक्सीजन इधर तो 2 है, बट ऑक्सीजन यहाँ 2 और यहाँ 2, 2 और 2 यानी कि 4 ऑक्सीजन है, इधर 2 ऑक्सीजन, इधर 4 ऑक्सीजन है। कैसे करें इसको बैलेंस? अगर हम यहाँ 2 लगा दें तो ये 4 नहीं हो जाएंगे, ये 4 हो गए, ये भी 4 हो गए, हाइड्रोजन 4 हो गए, हमारे यहाँ भी हाइड्रोजन 4 है, कार्बन 1 है, यहाँ कार्बन 1 है, यहाँ ऑक्सीजन 4 है, यहाँ भी ऑक्सीजन 2 और 2 4 है। ओके, दोबारा देखिए इसी रिएक्शन को दोबारा देख लेते हैं। एक एक एलिमेंट से चलते हैं। कार्बन 1 है इधर, यहाँ कार्बन 1 है, ठीक है, यहाँ हाइड्रोजन 4 है, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन 2 है, हमें यहाँ भी 4 करने पड़ेंगे, तो हम यहाँ पे 2 लगा देंगे। अब यहाँ ऑक्सीजन 2 है, बट यहाँ ऑक्सीजन 2 और 2 4 है, तो कितना हो गया, यहाँ पे भी हमें 2 लगाना पड़ेगा, ताकि जो ऑक्सीजन भी 4 हो पाए। अब भी इक्वेशन बैलेंस हो गई, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स रिएक्टेंट साइड में थे उतने ही प्रोडक्ट साइड में है। अब कोई डिफिकल्टी ऐसे नहीं आएगी कि रिएक्शन बैलेंस नहीं हो रही है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, और देख लेते हैं, क्योंकि जितनी करेंगे ना उतना ही बेटर हमारे लिए रहेगा, जितना हमें आगे होता जाएगा। आयरन और H2, Fe यानी आयरन और H2 को रिएक्ट किया तो Fe3 आयरन ऑक्साइड बन गया, Fe3O4 प्लस में H2। अब रिएक्शन को देखते हैं। इधर आयरन जो है हमारे पास 1 है, लेकिन इधर आयरन हमारे पास 3 है, Fe जो है वो 3 है, और इधर हमारे पास Fe 1 है, इधर 1 और इधर 3, तो इधर भी 3 कर ले इधर 3, आयरन तो बैलेंस हो गया हमारा, इधर 3 थे, इधर भी 3 है। हाइड्रोजन इधर 2 है, इधर भी हाइड्रोजन 2 है, ठीक है, बट यहाँ ऑक्सीजन तो 1 है और यहाँ ऑक्सीजन 4 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, यहाँ ऑक्सीजन 4 है ना। अब ऑक्सीजन उधर 1 है, उधर ऑक्सीजन 4 है, तो उसको कैसे करें? इस ऑक्सीजन को भी हम 4 कर सकते हैं, वैसे इसके आगे अगर हम 4 लगा दें, ठीक है, इधर अगर 4 लगा दें, इधर भी ऑक्सीजन 4 हो गई, इधर भी ऑक्सीजन 4 हो गई, बट अब हाइड्रोजन इधर 2 है ना, हमने आयरन भी कर लिया, हमने ऑक्सीजन भी देख लिया, बट अब रह तो हाइड्रोजन क्या ना, तो हाइड्रोजन इधर हमारे 2 है, बट यहाँ जो हाइड्रोजन है वो 8 हो गई, क्योंकि 4 × 2 8, हाइड्रोजन हमारे पास 8 हो गए, लेकिन हाइड्रोजन इधर 2 है, तो इधर भी 8 कर ले, जिस साइड कम है ना उसी साइड को कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ता है। जैसे यहाँ 2 है, तो यहाँ पे हम 4 अगर लगा देना तो 4 × 2 = 8 हो जाएंगे, ठीक है। आयरन 3 थे, यहाँ 3 हो गए, यहाँ हाइड्रोजन 8 है, यहाँ हाइड्रोजन 8 है, यहाँ ऑक्सीजन 4 है, यहाँ ऑक्सीजन 4 है। इक्वेशन हमारी बैलेंस हो गई। अब बैलेंसिंग इक्वेशन का हमने देख लिया कि कैसे इक्वेशंस को बैलेंस करना है, कैसे नंबर ऑफ एटम्स जो है, नंबर ऑफ एलिमेंट जो है एक साइड से दूसरे साइड कैसे हमें जो है वो सेम रखनी है, ठीक है। अब अगर हम आगे इन चीज़ों पे जाएं, आगे एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चंस आएंगे, उसमें बैलेंसिंग जो है और हमारे लिए ईजी हो जाएगी। अब आगे एक बार क्विक रिकैप इसका ले लेते हैं, फिर अगले पार्ट में हम करेंगे इनके रिएक्शंस के टाइप और रेंसिडिटी वगैरह की जो टॉपिक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ये सब हम अगले पार्ट में करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहने वाला है वो भी, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें भी एनसीईआरटी की बहुत इंपॉर्टेंट है।
रिकॉल करते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा अब तक। हमने पढ़ा केमिकल रिएक्शन के बारे में, केमिकल रिएक्शन क्या होती है, क्या उसमें चेंजेस आते हैं, क्या होता है केमिकल रिएक्शंस का हमने जो है पूरा पढ़ लिया। ठीक है, पार्ट्स रह के बस हमारे केमिकल रिएक्शन हमने पढ़ ली, उसमें आइडेंटिफिकेशन हमने पढ़ लिया, कैसे आइडेंटिफाई करें कि कोई रिएक्शन हुई भी है या नहीं। फिर हमने इंफॉर्मेटिव कैसे बनाए किसी इक्वेशन को, वर्ड इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन के बारे में जाना, इंफॉर्मेटिव कैसे बनाए। और हमने पढ़ा कि बैलेंस कैसे करें, बहुत इंपॉर्टेंट है बैलेंसिंग भी। कंजर्वेशन ऑफ मास, वो तो पूरा का पूरा बस दिमाग में ऐसे बैठ जानी चाहिए। कंजर्वेशन ऑफ मास जो 2 है, कभी एग्जाम में बहुत ही क्वेश्चन आ जाता है कि क्यों इंपॉर्टेंट है इक्वेशंस को बैलेंस करना है। तो आज के लिए इतना ही, एंड बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। बाय।